बताओ जरा इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा। दिस इज पायरिडीन। पायरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, प्लस पायरोल। तो बेसिकली वी हैव फोर पोजीशंस, बेसिकली बोथ आर सिमेट्रिक। तो 1 2 एंड थर्ड वन इज हियर। तो 1 2 3, इन तीन में से कहाँ जाएगा, और इसमें 1 2 3 कहाँ जाएगा। सॉल्व करो इसको। अच्छा, ये अगर अटैक करा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यस और नो, अगर इसने अटैक करा। दूसरी बात, अगर यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ प्लस आएगा, बोलो। और तीसरा, अगर यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ प्लस आएगा। ये तीन ही ऑप्शन है बेटा इसमें। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फाइनल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब अगर देखो, नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, कार्बन पे प्लस, और इसमें कहाँ आ रहा है, कार्बन पे प्लस। क्लियर है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। डायरेक्टली नाइट्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन देने हो या कार्बन को देने हो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब इन दोनों में अगर आपको देखना हो तो देखो जरा, ये इस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल एंड दिस डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है। सो बेसिकली दिस इज हैविंग एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसमें क्या है, ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर देगा, बट इस पाई बॉन्ड का डायरेक्ट रोल नहीं है, यस और नो। या फिर आप बोल सकते हो कि ये इस साइड भी देगा इलेक्ट्रॉन प्लस इस साइड भी देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया तो फिर वो कम इफेक्टिव होता है। तो अब बताओ कहाँ पर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, ये सब। यहाँ पे अगर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ वाले का। उसके बाद ये एच निकल के इसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। क्लियर है। सिंपल सी बात है, मोर स्टेबलाइज्ड कार्पेटाइन, जो फॉर्म्ड कार्पेटाइन है दैट शुड बी मोर स्टेबलाइज्ड। क्लियर है बेटा ये बात। उसके बाद पायरिडीन। पायरिडीन में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अब नाइट्रोजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन पे तो अटैक होगा तो हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो काफी अनस्टेबल हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस इनबिल्ट हो गया है और वो
जाएगा भी नहीं बिकॉज हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद देखो इसमें कितने ऑप्शन है, इसके ऑप्शन यहाँ बना दे रहा हूँ। एक तो यहाँ ई, तो यहाँ प्लस, एक ये हो गया, एक यहाँ ई, तो यहाँ प्लस, यहाँ ई, तो यहाँ प्लस। ये तीन ऑप्शन है। तो नाइट्रोजन वाला तो देखो कट कर दिया मैंने, ये तो नहीं बनेगा, ये इसको ये तो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है। इन तीन में क्या होगा, इन तीन में देखो, इन तीनों बेटा बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इन तीन में ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन सा होगा। बोलो। तो नीचे वाला। ये ऐसा क्यों। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव नहीं आ रहा। हाँ दैट कैन बी वन ऑफ द लॉजिक। और सर ऊपर वाला। ये ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। इसमें तो देखो ये नाइट्रोजन पे घूम के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसमें देखो ओके। पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ प्लस, पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ प्लस, नाइट्रोजन हाँ पे प्लस आ रहा है, हाँ सर इसमें हाँ। भी नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है। ठीक है, तो पाइरिडीन में क्या होगा, पाइरिडीन में क्या होगा, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन पोजीशन 1 है तो 3 पे अटैक होगा, मतलब नाइट्रोजन के एडजेसेंट के बगल में, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आप देखो ये नाइट्रोजन पे प्लस नहीं आना चाहिए, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, ये आंसर आएगा, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, नाइट्रोजन, ये पायरोल हो गया, ये फ्यूरॉन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है। बेंजीन, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS। इसका देखो आंसर ये आता है, देखो है क्या, सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, बिकॉज ये नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन है। नाइट्रोजन के कॉन्जुगेशन से आप ये देखो समझो बेटा, इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रिंग में नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। जब ये लोन पेयर होगा तो रिंग में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और रिंग में नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक क्या होगा, ज्यादा। या फिर आप ये बात याद रखना, अगर कोई रिंग का हेट्रो एटम अगर रेजोनेंस में है रिंग में, तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस कर देगा। तो ये तीनों हेट्रो एटम क्या कर रहे हैं, इनका लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो इनका लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो ये जो लोन पेयर होगा ये डिलोकलाइज हो जाएगा अंदर, तो वहां पे समवॉट नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, तो अटैक टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और इसमें जो है वो सिर्फ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है,
पाई इलेक्ट्रॉन देना या लोन पेयर देना, ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर देना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो याद रखना बेंजीन से हेट्रो एटम कंसिस्ट करने वाले साइक्लिक रिंग, वो जो कि अपने सिलेबस में 3 ही है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, जबकि पाइरिडीन का अगर आप लोन पेयर देखोगे तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में होता है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता है। अब यहाँ पे जब ये नाइट्रोजन आने से ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, बट ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा इंडक्टिव इफेक्ट तो लगाएगा ही, प्लस रिंग में बनने वाले पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल भी करेगा। तो याद रखना पाइरिडीन बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है, पाइरिडीन बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है, और पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स EAS। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट होगा ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पे देखो अपन 3 में अगर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये 2p2p इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी 2p2p है, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, नाइट्रोजन का, और यहाँ पे ये होता है 3p2p इंटरेक्शन, तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इस रिंग में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एज इट इज याद रखना, मैं बता रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चे गलती कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है टुवर्ड्स EAS। तो सबसे बढ़िया होगा पायरोल, उसके बाद होगा फ्यूरोन, उसके बाद होगा थायोफिन, उसके बाद बेंजीन और उसके बाद पाइरिडीन। अच्छा, ये बात एक याद रखना, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड बेंजीन में एंड strongly deactivated rings, ठीक है, strongly activated ring and strongly deactivated ring। अब strongly activated में क्या होगा, जब रिंग में कौन कौन से ग्रुप लगे हों, NH2, NHR, NR2, ठीक है, या फिर O-। अगर इस तरीके के सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग में लगे हैं, या फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड कौन सा होता है, CF3, CCl3, NO2, साइनाइड, या फिर NH3+, या फिर NR3+, इस तरीके के अगर ग्रुप हाईली डीएक्टिवेटेड, तो ऐसा है या ऐसा है, will not show or will not give Friedel-Crafts reaction, acylation as well as alkylation, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया। इस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में क्या क्या है, NH2, NHR, NR2, O-, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग NF3 and BCl3, सॉरी CCl3, CF3, NO2, CN, NH3+, NR3+, ये अगर सब्स्टिट्यूट अगर रिंग में लगे हैं तो बेटा वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कभी नहीं देंगे, ये आप याद रखें। ये बताओ कितने लोगों को ये बात मालूम है, एक बार हैंड रेज करो। अच्छा, जिसको मालूम है बताओ जरा, ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा क्यों होता है बताओ। सर, जो स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले ग्रुप्स है वो AlCl3 को अटैक करेंगे।
NH2O माइनस, हाँ, तो फिर वहां पे Al के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ, तो फिर जो Al है वो उस पे अटैच हो जाएगा, करेक्ट। और फिर उसके बाद फिर वो रिएक्शन नहीं देंगे फ्रीडल क्राफ्ट की। करेक्ट। देखो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेटा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है AlCl, AlCl3, लुईस एसिड होता है, RH प्लस AlCl3 रिएजेंट होता है ना, या RCOCl प्लस AlCl3 रिएजेंट होता है ना, और इस बॉन्ड को पोलराइज करके ये उठाता है और फिर बेंजीन में इसमें अटैक करता है। अब ऊपर क्या है, जब AlCl3 इस बॉन्ड को फिर कौन तोड़ेगा, AlCl3 फिर इस तरीके की अगर रिंग्स है तो फिर वो तो रिंग दे देंगे ना उसको इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड क्यों तोड़ेगा। तो अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग है तो ऐसा माना जाता है कि रिंग खुद AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और अगर खुद इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर AlCl3 का कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यही देख पाएगा। हाँ, उसके बाद अफाइल, उसके बाद अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड है तो समझो जरा ध्यान से, अब मार्केट में आपका R प्लस और RCO प्लस बन गया है, बट रिंग आपकी डीएक्टिवेटेड है, रिंग अगर डीएक्टिवेटेड है, रिंग अगर आपके डीएक्टिवेटेड है तो उसको इसको पैक करने का जो टेंडेंसी होता है इस पर अटैक कर पाए, इसके पहले ही ये रिएक्शन कर लेता है सॉल्वेंट से, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो होता क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड तो वैसे भी खराब है, देखो खराब होना और रिएक्शन ना होना दो अलग अलग बात है, इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड में क्या होगा, इसका इस पर अटैक इतना ज्यादा स्लो हो जाएगा कि जब ये अटैक हो पाए उसके पहले ही ये अपनी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्ट्रांगली ये क्वेश्चन करा सकता है, आपको 10 कंपाउंड्स दे देगा और आप रिएक्शन, तो ये आपको समझ आ गया होगा। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार चेक करने दो। ये वीडियो दिख रहा है ना अभी? हाँ सर, वीडियो दिख रहा है।
दो बार ही रिएक्शन करा रहे हैं। सर अभी नहीं आ रही है आवाज। वीडियो क्लियर है, आवाज बहुत लो आ रही है। वॉल्यूम तो हाई है। x प्लस AlX3 सबसे पहले क्या होता है, ये माइनस और यहाँ प्लस डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसको निकल कर देंगे और ये तो जब ये पे अटैक करेगा तो टॉलिन बन जाएगा। अब जो सेकंड मोल है, जो सेकंड मोल इसका रखा हुआ है, उस पे आप खुद सोच के बताओ, बेंजीन अटैक करेगा या टॉलिन अटैक करेगा? बेंजीन अटैक करेगा या टॉलिन अटैक करेगा? आइडियली बनता है CH3 या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, तो ऑर्थो बनेगा या क्या ना बनेगा। और बेटा ये थोड़े टाइम के बाद मेटा में कन्वर्ट हो, ये स्टोरी मालूम है सभी को या नहीं? सर हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज CH3HCl3, तो ये तो सबसे पहले टॉलिन बना लेगा। अब टॉलिन और बेंजीन में, ठीक है, टॉलिन और बेंजीन में टूवर्ड्स दिस रिएक्शन, क्योंकि एक मोल और है इसका, कौन ज्यादा अटैक करेगा, टॉलिन या फिर ये? ऑब्वियस सी बात है टॉलिन। नाउ टॉलिन इज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, CH3। तो जब ये अटैक करेगा टॉलिन दूसरे वाले इक्विवेलेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा बेटा, तो आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा, बिकॉज दिस इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ये जो टॉलिन होता है, जो CH3 है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ना, ऑर्थो पैरा ऑपरेटिव है। तो ऑर्थो और पैरा पे CH3 लग जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जब CH3 लग जाएगा तो ये आंसर आने चाहिए, लेकिन फाइनली आंसर ये आता है। किसी को ये बात मालूम है क्या? इसका जो आंसर आता है वो आता है मेटाजाइलिन। किसी को आइडिया है इसका? बोलो। आवाज आ रही है? हाँ सर आइडिया नहीं था। अच्छा, इसका आइडिया है आपको या नहीं है किसी को भी? नहीं सर। देखो सुनो, देखो सुनो,
तो बेसिकली देखो क्या आपको याद रखना है, टोलिन का रिएक्शन AlCl3 प्लस CH3Cl से कराना है, ठीक है। और AlCl3 प्लस CH3X अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए, ठीक है, तो बनता है आपका ये, जो आपको पता है, ऑर्थो प्लस पैरा। और अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों, एक्चुअली में ये होता है KCP इस रिएक्शन का, और ये होता है TCP। तो लोअर टेम्परेचर पे हमेशा KCP होता है और हायर टेम्परेचर पे हमेशा TCP होता है। ऐसा क्यों होता है वो बात तो आप छोड़ ही सकते हो, बट आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्लस पैरा, हाई टेम्परेचर पर मेटा। और एक्चुअली में इसके पीछे रीजन भी है, थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। थर्मोडायनेमिकली दिस सिचुएशन इज मोर स्टेबल। देखो जरा ऐसा क्यों, तो देखो SCH3 का ये वाला पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सा है, पैरा। ये म्यूचुअली एक दूसरे का ऑर्थो पैरा है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। तो क्या होता है, ये जो इन पे जो ग्रुप आएगा, तो ये जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स ये एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो रही हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो रही हैं, तो होता क्या है कि HCl तो हो गई वहां, प्लस AlCl3, इसमें होता क्या है, ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये CH3 रीअरेंज हो जाता है इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको वो इनका रीअरेंजमेंट देखने की जरूरत नहीं है। जेई में ये क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट पता है ये क्वेश्चन आता है जेई में, इसमें अगर दो इक्विवेलेंट डाल दिए जाए, CH3X AlCl3 प्लस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो क्या होगा, पहला, अब आप क्या बोलोगे, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 पहला लगा दो, या फिर यहाँ लगा दो, सॉरी ये वाला, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। उसके बाद जब ये दोनों करेंगे तो आप 3 लगाओगे, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो फाइनली वो इसमें रीअरेंज होगा, ठीक है। अब एक बात और समझो, इन 3 सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो आपके मिथाइल बेंजीन बनेंगे, उनका रीअरेंजमेंट इसमें कैसे होता है ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। बट इफ लोअर टेम्परेचर इज गिवन, देन आप वही बनाना जो आपको लगता है कि पहला CH3 लगाया, फिर CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दूसरा लगा दो, फिर उस हिसाब से तीसरा, तो जो आएगा वो आपको आंसर टिक करना होगा। बट अगर टेम्परेचर हल्का सा हाई है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर, तो आप मोस्ट सिमेट्रिक बनाना 3 वाले को। तो ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो इस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म जानने की आपको जरूरत नहीं है, बट इतना जान लेना कि ये KCP है, ये TCP है। थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा देखो जरा,
ये क्वेश्चन करो बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, तो बेंजीन में NH2 है, OH है, NH2 और OH के बाद ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, और पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ये। इफ पीएच इज 4 to 6 तब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और पीएच अगर 8 to 10 है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। कपलिंग रिएक्शन होता है, तब पहले एक रिंग कंपलसरी है जिसमें इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसे समझो एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। मतलब या तो OH हो या NH2 हो या NR2 टाइप के ग्रुप लगे ही होने चाहिए। क्लियर है? अदरवाइज कपल रिएक्शन नहीं हो, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात जो ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसमें क्या होता है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अटैक करता है और इस एटम पे अटैक करता है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, इसका पैरा खाली था और ये इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। जब बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होता है तो पैरा ही मेजर होता है। हाँ बेटा, अगर पैरा खाली ना होता तो फिर ऑर्थो से अटैक हो जाता। ये आपका डाइएजो कंपाउंड बन गया, डाइएजो कंपाउंड। ठीक है, सर दिस इज डाइएजो कंपाउंड। तो ये जी के पैरा पे ये लग गया। अब इसमें एक बात तो ये नोट करनी होती है बेटा कि ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये रिंग होती है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कपलिंग रिएक्शन का रेट कब होगा, कपलिंग रिएक्शन का रेट कब ज्यादा होगा, तो बेटा इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें रिंग में आप अगर इनहेंस कर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनहेंस हो जाएगी। और इसमें आपको डालना होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप इसमें यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात तो अपन ने ये क्लियर कर ली कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होना चाहिए। बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कब इनहेंस होगी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब इनहेंस होगी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। दूसरी चीज, क्योंकि बेटा ये देखो ये कितना खतरनाक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल को या रिंग को वहां अटैक करना है जो जिसपे ऑलरेडी एक नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है। तो इसमें जो लोन पेयर है और इस रिंग को अटैक करना है, तो ये बेटा तब तक संभव नहीं होगा। ये आप चाहो, कराने वाले लोग तो बेंजीन का अटैक करा देते हैं, बेंजीन, टोलिन, क्लोरोबेंजीन, इस तरीके की एरोमेटिक कंपाउंड्स ये रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। इसमें वही होगा जहां पे यहाँ पे समझो इलेक्ट्रॉन का समुंदर हो, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, तभी जाके वो नाइट्रोजन लोन पेयर वाले पे जाके अटैक कर पाएगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस किस सबस्ट्रेट में कपलिंग रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो बेंजीन में नहीं होगी, क्लोरोबेंजीन में नहीं होगी, टोलिन में नहीं होगी। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो उसमें नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अगर वो होगा तभी जाके ये गेम होगा। और स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग कौन कौन से होते हैं? NH2, NR2, NH2, NR2, NHR, ठीक है, और O-।
क्लियर है? इनफैक्ट OH होता है तो O माइनस बन जाता है। तो ये बात समझ आ गई बेटा? स्ट्रांगली अभी ठीक दिख रहा है बोर्ड? हाँ देखो जरा, इसमें की पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। देखो कपलिंग रिएक्शन फिनॉल भी देता है, एनिलीन भी देता है। कपलिंग रिएक्शन फिनॉल भी देता है, एनिलीन भी देता है। बट ये जो रिएक्शन है दिस इज पीएच सेंसिटिव रिएक्शन। बेटा पीएच सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, एक हर एक रिएक्शन का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक वैसा पीएच जिस पे परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट हाईएस्ट हो। तो याद रखना फिनॉल जब जब कपलिंग रिएक्शन देता है तो बताओ फिनॉल जब फिनॉल के फॉर्म में होगा तब कपलिंग रिएक्शन ज्यादा अच्छा देगा या जब फिनॉक्साइड आयन होगा तब ज्यादा अच्छा देगा? फिनॉक्साइड। बिकॉज मैंने क्लियरली मेंशन करा देयर शुड बी O माइनस, और O माइनस अगर है तभी जाके, तो आप बताओ फिनॉल जब आपका कपलिंग रिएक्शन देगा तो पीएच एसिडिक होना चाहिए या बेसिक? बेसिक। बेसिक। अब बेसिक में बेटा 3 ऑप्शन होते हैं कि पीएच 8 के आसपास, पीएच 10 के आसपास और पीएच 13-14 के आसपास। अब समझना बेटा ध्यान से जो फिनॉल के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है वो 8 to 10 होता है। फिनॉल के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो 8 to 10 है। समझो जरा ध्यान से बेटा, अगर बेसिक ही चाहिए तो पीएच 12-13 क्यों नहीं ले सकते थे? 12-13, 11-12, 13-14 वो इसलिए नहीं ले सकते थे, समझो बेटा ध्यान से, जब आपका पीएच 13 और 14 होगा इट मींस कि जो मार्केट में हाइड्रोक्साइड आयन है वो सफिशिएंट है। बोलो बेटा। हाँ हाँ सर। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन सफिशिएंट है तो फिर बेटा ये एरोमेटिक अटैक क्यों होगा? आप खुद सोचो, क्योंकि इसको तो एरोमेटिसिटी लूज करनी है। ये जब इस पे अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लूज करेगा, फिर गेन करेगा, बहुत ज्यादा लफड़े हैं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे ही 10⁻⁻2 -3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर इस पे हाइड्रोक्साइड आयन ही अटैक कर देगा ना। इसका मतलब हमें बेसिक चाहिए, इसका मतलब हमें बेसिक चाहिए, बट स्ट्रांगली बेसिक नहीं होना चाहिए। हमें बेस भी चाहिए लेकिन स्ट्रांगली बेसिक को भी अवॉइड करना है। और फिनॉल के केस में एसिडिक क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक होगा तो दिस विल ये आपका डीप्रोटोनेट नहीं होगा। जब डीप्रोटोनेट नहीं होगा तो फिर इसका जो परसेंटेज यील्ड होता है वो बहुत लो होता है। तो बेटा अगर पीएच 8 to 10 है, मतलब मीडियम लेवल का आपने बेसिक रखा जो कि H+ उठा भी ले और इतना भी ना हो हाइड्रोक्साइड कि वो खुद रिएक्शन करने लगे, तो देखो इस केस में अब कौन सा आंसर आएगा आपका? देखो बेटा ये OH है, ये NH2 है। इन दिस केस विच विल बी रिएक्टिव? OH। तो अभी OH के हिसाब से बात होगी। तो आप बताओ OH का पैरा तो ब्लॉक है, आप ऑर्थो पे ही जोड़ सकते हो। तो ये बात समझ आ गई सबको? बोलो। हाँ सर। तो दिस इज द ऑप्टिमम पीएच, this is optimum pH for coupling reaction of phenol। फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन के लिए ये ऑप्टिमम पीएच होता है। अब फिनॉल के OH का पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे अटैक करा दिया। अब देखो जरा एनिलीन, एनिलीन का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 4 to 6 होता है। दिस इज द ऑप्टिमम पीएच, दिस इज ऑप्टिमम पीएच for coupling reaction of aniline। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कपलिंग रिएक्शन अब किसके हिसाब से होगी? यहाँ
यहाँ OH, यहाँ NH2, और इसका अब इसके हिसाब से होगी, और इसका पैरा ब्लॉक है तो इसके ऑर्थो पे लग जाएगा। अच्छा, अब कौन बताएगा कि इसके लिए ऑप्टिमम पीएच 4 to 6 क्यों है? इसके लिए ये ऑप्टिमम पीएच क्यों है बताओ? देखो सुनो, हाँ ये दिख रहा है ना बेटा सभी को? हाँ सर, अब दोनों ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समझो, एनिलीन के लिए बेटा, एनिलीन के लिए देखो, किसी भी रिएक्शन का जो ऑप्टिमम पीएच होता है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑप्टिमम पीएच होगा, ठीक है, वो एक तो एक्सपेरिमेंटल गवर्न होता है। और आप ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, देखो रटने का तरीका बता रहा हूँ। अगर एसिड है, फिनॉल, फिनॉल मतलब एसिडिक, तो फिर आपको ऑप्टिमम पीएच आपका बेसिक होगा, बट बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली बेसिक। तो कितना लिया पीएच अपन ने? 8 to 10। और अगर एनिलीन है तो एनिलीन होता है बेसिक, उसका ऑप्टिमम पीएच ऐसा पाया जाता है कि एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है? एसिडिक। बट बेटा अगर बहुत ज्यादा एसिडिक कर दोगे, पीएच 2, 3, 4 के आसपास कर दोगे, 2, 3 के आसपास, तो क्या होगा, जो NH2 है वो NH3 प्लस बदल जाएगा। और NH3 प्लस में अगर बदल गया तो दैट रिंग विल बिकम डीएक्टिवेटेड, तो फिर कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। तो याद रखना, बेसिक जो है, जो बेसिक है उसमें ऑप्टिमम पीएच है एसिडिक, बट एसिडिक है लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक, तो पीएच 4 to 6 या 4 to 5। और फिनॉल आपका क्या है? एसिडिक, उसका ऑप्टिमम पीएच क्या होगा? बेसिक, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक नहीं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। सर हाँ बेटा। सर एनिलीन के केस हाँ पीएच 4 to 6 होता है, तो सिर्फ OH मास्क हो जाता है और NH रहता है। क्या मैं समझ नहीं पाया? सर एसिडिक पीएच में हाँ कितना कितना स्ट्रॉन्ग पीएच पे NH2 भी मास्क हो जाएगा? हाँ, NH2 अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच है तो जो NH2 है वो बेस है, और हाईली एसिडिक अगर मीडियम आपने, हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, वो खुद रिएक्शन करने लगेगा ना, एनिलीन। हाँ सर। समझ गए ना? अब याद करने का आसान तरीका भी है। एनिलीन बेस, बेस का लिए कैसा पीएच चाहिए? एसिडिक। तो जो ऑप्टिमम पीएच होगा वो क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक। फिनॉल कैसा है? बेस, बेस के लिए क्या चाहिए? एसिड, है ना।
फिनॉल कैसा है? एसिड। इसके लिए क्या चाहिए? बेस, बट नॉट स्ट्रांगली बेस, स्लाइटली बेस। अब हाँ देखो सर। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने करा होगा। ठीक है, इसका बताना है पीएच ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच बताना है कितना होगा। ठीक है, और इस कंपाउंड के 3 पीके दिए हुए हैं, pK1, pK2, pK3। ये दिया हुआ है 3, 5, 3, 5 एंड 10। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक COOH है, ये NH2 है, ये COOH है। अच्छा, ये सबको दिख रहा होगा, इट इज अ अमाइनो एसिड, और वो भी अमाइनो एसिड में भी एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है। तो इसमें 2 एसिडिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, तो ये कहलाता है एसिडिक अमाइनो ग्रुप। जब 2 बेसिक टर्मिनल होते तो उसको बोलते बेसिक अमाइनो एसिड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थॉटफुल क्वेश्चन है, और इतना मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको फील होगा ना सारी चीजों का, तभी आप कर पाओगे। इसका आंसर याद होगा आप लोग को? क्या आएगा आंसर? हाँ देखो बेटा, सबने आंसर इसका 4 टिक कर दिया है। बताओ क्यों 4 होगा? बताओ 4 क्यों होगा? मेरे को पूरा फील चाहिए, ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? साहिल बताओ जरा। सर वो pk1 प्लस pk2/2 फॉर्मूला यूज किया। इसका फील है तुमको या सिर्फ फॉर्मूला पता है? ये मैं बोल रहा हूँ। कितने लोग का इसको फील है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, प्लस ऐसा क्या है? हाँ प्रणव बताओ। हाँ सर, तो हम शुरू करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में से। करेक्ट करेक्ट। तो we will have COOH and NH3 plus. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो we start increasing pH from 1 to 3. 3 पे COOH आयनाइज हो जाएगा। क्यों क्यों, यही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पीके वैल्यूज दिए हैं, तो एक COOH सबसे पहले आयनाइज होगा, उसके बाद दूसरा COOH, और फिर हम जब बेसिक मीडियम पहुंचेंगे तब तो NH2। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा। देखो जरा, देखो तुम इसमें अभी पता प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे हो। देखो, सबसे पहले तो इसका जो सिचुएशन होगा ये ऐसा होगा, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जब अगर पीएच 0 से आपने शुरू करा, पीएच अगर आप 0 शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे NH3 प्लस होगा। तो हाँ सर। ये बेसिकली COOH, दिस इज NH3 प्लस एंड दिस इज COOH। ठीक है, अब इस कंपाउंड के 3 पीके दिए हुए हैं। इस कंपाउंड के अगर 3 पीके दिए हुए हैं बेटा, तो एक होगा pK1, pK2, pK3। नाउ दिस इज एसिडिक टर्मिनल, दिस इज एसिडिक टर्मिनल एंड दिस इज एसिडिक टर्मिनल। तो हमेशा याद रखना एक बात
पीके एसिड का जो पीके होता है वो होता है 3-4-5 के आसपास, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेटा ध्यान से सुनना ये बात, जो COOH का पीके होता है वो होता है 3-4-5 के आसपास, ठीक है। और जो NH2 का पीके भी होता है वो 3-4-5 के आसपास होता है। तो NH3 प्लस का पीके क्या आएगा, 14 - 3-4-5, तो वो आता है 8-9-10 के आसपास, 11 तक। तो हमेशा याद रखना, जो पीके 7 से कम होंगे वो हमेशा COOH के होंगे, और जो 7 के से ऊपर होंगे वो NH3 प्लस के होंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब ये दो पीके हैं 3 और 5। अब बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, वो हमेशा NH3 के पास वाला होगा। तो ये जो टर्मिनल है ये कहलाएगा pK1, ठीक है, दैट इज 3। ये कहलाएगा हमेशा pK2, क्लियर है, और ये कहलाएगा हमेशा pK। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा प्रणव, अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब हम जैसे जैसे इसमें बेस डालेंगे, तो आप ये बोल रहे हो ठीक है, बेस डालेंगे तो दिस इज मोस्ट एसिडिक टर्मिनल। ये मोस्ट एसिडिक टर्मिनल होगा तो ये H+ सबसे पहले लूज करेगा, और जब ये सबसे पहले लूज करेगा तो क्या होगा, ये एनाइन बनने लगेगा। बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि व्हेन इट विल बी pK3, जब ये pK3 होगा तब ये पूरा लूज कर देगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन समझा। मैं सोच रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, सब लोग सोचो। एक्चुअली में तुम ये बोल रहे हो, देखो pH3 पर COOH as it is, देखो ये बोलना चाह रहे हो तुम COOH CH2 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 CH CO- and NH3-, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये कंप्लीटली लूज कर देगा pH3 पर। ऐसा क्यों? है COO- में। अच्छा अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के आप एक्सप्रेशन निकालते हो, हाँ तो C(x²/1 - x Ka आता है। और अगर आप बोल रहे हो कि RCOO- का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ अगर pH इज इक्वल टू pKa, तो उससे आपको Cx इज इक्वल टू Ka आता है, तो फिर उससे x आपको 1/2 आता है। तो जो एसिड है वो सिर्फ 50% डिसोसिएट हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट अपन तो ये बोलते हैं ना pH3 पे ये होगा। नहीं सर, हम 4 पे बोल रहे हैं ना। क्या? pH इक्वल टू 4 पर हम बोल रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। हाँ बट pH इज इक्वल टू 3 पे ये स्ट्रक्चर होगा ना। सर वो बनना शुरू हो जाएगा। हाँ उसके बाद देखो, पहले आप यही बोल रहे थे ना कि जब पीके के बराबर होगा तो ये H+ लूज कर देगा। उसके बाद हाँ देखो सर, अभी। आदित्य ने बोला वैसे 100% नहीं होगा। हाँ हाँ करेक्ट। अब देखो अगला पीएच क्या, पीके क्या है, 5। यहाँ देखो एक ऐसा स्टेज आएगा
अगला स्टेज ये होगा ना, बिकॉज दिस इज सेकंड मोस्ट बेस्ट टर्मिनल एसिडिक, ये लूज हो गया, ये लूज हो गया, तो यहाँ पे बेस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और बेस अगर आप इंक्रीज करोगे तब क्या होगा, CO माइनस CH2 CH2 CH NH2 NCO माइनस। तो जैसे जैसे आप pH इंक्रीज करते जाओगे ये सिचुएशंस होंगी। बोलो बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो एक्चुअली में क्या होता है, समझो। जैसे ये वीक एसिड था और इसका सॉल्ट है, तो ये एक्चुअली में बफर टाइप बनेगा ना, pH इज इक्वल टू pK1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। समझना ध्यान से। तो क्या होगा, जब pH pK1 के बराबर हो जाएगा तब 50-50% होगा सॉल्ट और एसिड। क्लियर है। तो शुरू में देखो इसने लूज करा, फिर ये लूज करेगा, फिर ये लूज करेगा, तो यहाँ पे 3 बार बफर बनेगा। क्लियर है इतनी बात। हाँ अब सर। हमें बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है। तो अब देखो जरा, इस एरो पे आप लिख देना pK1, क्योंकि वही वाला लूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज होगा वो कौन सा होगा, pK1। इस वाले में जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज हो रहा होगा वो कौन सा होगा, pK2। इस वाले में जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज हो रहा होगा वो कौन सा होगा, pK3। ये बात क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। हाँ। अब देखो, ये आपका एक एक्चुअली में एम्फोटेरिक एनाइन है। ये देखो, ये आपका एम्फोटेरिक एनाइन है। इसमें देखो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज है। देखो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड स्ट्रक्चर देखो, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ओवरऑल अगर न्यूट्रल है बेटा तो बताना है, हाँ ये अगर स्पीसीज होगा सिर्फ मार्केट में, सिर्फ यही अकेला होगा तो वो कहलाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको ज्वेटर बोलते हैं, जब प्लस और माइनस इक्वल हो। जब यही अकेला मार्केट में होगा उसको बोलेंगे हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और जब ये अकेला होगा तो बेटा ये दो काम कर सकता है। ये दो काम कौन कौन से कर सकता है, ये एसिड का भी काम कर सकता है। देखो कैसे, ये वाला देने को रेडी है। अब ये H+ लूज कर सकता है या फिर ये H+ ले भी सकता है। सो बेसिकली देखो, ये जब H+ लेगा तो इसका KB क्या आएगा बेटा, KW डिवाइडेड बाई K1। बोलो बोलो। हाँ सर। और जब ये H+ देगा तो इसका K क्या आएगा, K2। बात समझ आ रही है नहीं। ये बेसिक टर्मिनल है अभी, और ये एसिडिक टर्मिनल है। आप बोलोगे सर एसिडिक टर्मिनल ये भी है, तो मैं बोलूंगा ये तो बहुत दूर है अभी। अभी तो इसके बाद ये लूज होगा, फिर ये लूज करेगा। बेटा ये बात समझ आ गई। तो इसके एसिडिक और बेसिक टर्मिनल में बताओ कौन कौन से के आए हैं, या आप ऐसे देख लिया करो, इसके लेफ्ट और राइट में कौन कौन से के हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, ये जब होगा, जब ये 100% होगा तब pH होगा आपका pKa1 प्लस pKa2 by 2। सो दैट इज 3 + 5 by 2, दैट इज 4। तो pH 3 पे क्या होगा बेटा, ये 50% होगा और ये 50% होगा pH 3 पर। ये दोनों 50-50% होंगे। pH 4 पे ये अकेला होगा, और pH बढ़ाते जाओगे, ठीक है, और pH बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या होगा बेटा, एक बार हैंड रेज करो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो। देखो आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं,
देखो जरा, इनके जो ग्राफ आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। देखो जरा, ये एक्चुअली में सिमेट्रिक ग्राफ आएगा, ठीक है, जैसा ये होगा वैसे ये होगा, ये सब पॉइंट सेम पॉइंट होंगे, ठीक है, ये सब वर्टिकल लाइन होंगे। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये आपका पीएच है। तो शुरू में जब बताओ, अब देखना जरा, ये जो मैंने आपको एसिड दिया था वो ट्राइप्रोटिक एसिड है बेसिकली, क्यों? क्योंकि उसका आपको क्या दिया था, pKa1, pKa2 और pKa3 दिया हुआ। क्लियर है बेटा? अब देखो जरा, तो मैं उसको ये मान लूं H3A, ठीक है, तो 3H+ है उसके पास। अब उतना बड़ा एसिड लिखने का कोई मतलब नहीं है, उस पूरे टर्मिनल को मैंने क्या बोल दिया, A, और उसके 3 एसिडिक H को क्या बोल दिया। तो अब देखो जरा, 0 pH पे ये होगा H3A। H3A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बताओ? ये होगी H3A की कॉन्सेंट्रेशन, बोलो बेटा, 0 pH पे बोल रहा हूं। उसके बाद इसका एनाइन क्या होगा जब ये H+ लूज कर दे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये होगी H2A-, ये इनिशियली 0 होगा और ये इनिशियली मैक्सिमम होगा। बोलो बेटा, ये बात सही है pH 0 पर? बोलो। यस सर। उसके बाद धीमे धीमे आप अगर pH बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये एसिडिक फॉर्म कम होगा, बेसिक फॉर्म बढ़ेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब ये इक्वल होंगे दोनों, वो अब बताओ किसके बराबर होगा? ये जो पॉइंट होगा वो pH होगा pKa1 के बराबर। बेटा चमका ये बात? हाँ सर। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा, बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट बेटा वो होगा जब H2A माइनस आपका हाईएस्ट है, और H2A- हाईएस्ट है, और ये ब्लैक वाला क्या है, H3A। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, H3A ने एक H+ पूरा दे दिया, और अगर पूरा दे दिया तो ये बन गया, और ये कैसा होगा, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक अगर है ये, तो ये किस pH पे आएगा, pKa1 + pKa2/2। बोलो बेटा, ये चमका? हाँ सर। बिकॉज इसने पहला H+ दिया है तो K1 इन्वॉल्व है ना, और जब ये बेस का काम करेगा तो KW/Ka1, और जब ये अब एसिड का काम करेगा तो Ka2, तो K2 Ka1 है तो pK1 + pK2। इसी पॉइंट की बात कर रहे थे। अभी आगे देखो, अब क्या होगा, ये एक और लूज करना शुरू करेगा, तो इस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो H3A तो हो गया 0 और ये हो गया मैक्सिमम। बोलो बोलो बेटा। और अब देखो जरा, ये अगर एसिड है और ये एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, K2, तो ये अगर एसिड है तो इसका एनाइन ये होगा Ha2-। ये बेटा इनिशियली क्या होगा, इस पॉइंट पे 0। उसके बाद ये धीमे धीमे नीचे आएगा, ये सॉल्ट ऊपर जाएगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल कब होंगे, when pH is equal to बेटा pK2। तो बात समझ आए? फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद बेटा ये क्या हो जाएगा, H2A- ये आपका 0 हो जाएगा, और Ha2- मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब ये मैक्सिमम होगा तो अगेन ये एम्फोटेरिक है, और ये अगर अगेन एम्फोटेरिक है तो अब जो pH होगा वो होगा pKa2 + pKa3/2, बिकॉज इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अब क्या होगा, K3।
और इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, KW/Ka2। तो अब कौन कौन आएगा, pK2 प्लस pK3। ये बात बेटा समझ आई? यस सर। उसके बाद इस पॉइंट पे क्या होगा, जो pH होगा वो होगा pKa1 सॉरी pK3, pK1 pK2 pK3, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस हाइएस्ट हो जाएगा और HA2 माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो बस यहां तक ये स्टडी करेंगे। तो ये समझ आया क्या? अब क्या होता है कि वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है जेईई में, इसलिए मैंने ये बेटा डिस्कस करा है। वो एक आपको एसिडिक क्या दे देगा, एसिडिक आपको वो दे देगा ट्राइप्रोटिक एसिड, जो अभी मैंने प्रीवियसली लिया था, और वो आपको pK1 pK2 pK3 नहीं देगा बेटा। देखना कितना स्मार्ट क्वेश्चन बनेगा। वो आपको ये ग्राफ दे देगा, ठीक है, और ये पॉइंट्स दे देगा, ठीक है, ये पॉइंट्स दे देगा और ये दे देगा। कुछ ऐसा देगा कि उन इक्वेशन से आप pK1 pK2 pK3। देखो बेटा ये बहुत आसान है, आप समझो, आप सब लोग ने ये देख के ही बता दिया था कि सर pK1 प्लस pK2/2 आंसर आएगा उस क्वेश्चन का, और आंसर 4 होगा। बट वो अब पता क्या करेगा, अब आपको pK1 pK2 डायरेक्ट नहीं देगा, वो ऐसा फोटो देगा, फोटो देख के ही डर लगने लगेगा, और इन पॉइंट्स की वैल्यूज देगा pH पे। जब इन पॉइंट्स की वैल्यूज तो नहीं देगा, वो तो डायरेक्ट pK1 pK2 pK3 हो जाएंगे। वो कुछ ये वैल्यूज देगा, कुछ ये वैल्यूज देगा, समझ रहे हैं? उससे वो एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। बोलो। यस सर। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, देखो जरा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ऐसा कोई है जैसे COOH CH NH3 प्लस और CH2 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 NH3, अब अगर मान लो दो टर्मिनल है तो हमेशा याद रखना ये होगा pK1, ये होगा pK2 और ये होगा pK3, हमेशा याद रखना। और ये किस रेंज में मिलेगा आपको, 3 to 5। ये किस रेंज में मिलेगा आपको, 8 to 10। ये किस रेंज में मिलेगा, 8 to 10। और ये हमेशा कम हो ज्यादा होगा। तो अब अगर आपका बेसिक टर्मिनल है, अब ये ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 2 NH2 है, 2 NH2 अगर होंगे तो फिर दोनों NH2 वालों को जोड़ दिया करो। इसका जो pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा वो आएगा pKa2 प्लस pKa3/2। तो की पॉइंट क्या है बेटा कि अगर दो एसिडिक ग्रुप हैं, अगर दो एसिडिक ग्रुप हैं तो आप दोनों शुरू के pK ऐड कर दो, दोनों एसिड के pK आप ऐड कर दो। क्लियर है? और अगर दो बेसिक ग्रुप हैं तो फिर दोनों लास्ट वाले pK ऐड कर दो। इसको अगर आप करोगे तो उसी तरीके से आ जाएगा बेटा। इसका भी एनालिसिस वैसे ही कर सकते हैं अपन, समझ गए? यस सर। समझ आ गया बेटा ये? अब देखो इसमें pH जब 0 होगा तब ये होगा, जब pH कितना आएगा, लेट्स से ये दिया हुआ है 3, ये 3, ये दिया हुआ है मान लो बेटा 8 और ये दिया हुआ है मान लो 10। दीज आर द गिवन वैल्यूज, ठीक है। और pH 0 है तो इनिशियली ये होगा, अभी ये है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे pH 3 आएगा बेटा तो क्या होगा, ये O- बनना शुरू हो जाएगा, है ना। O- जब बनेगा pH 3 पर तो अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक नेगेटिव बना, 2 प्लस बने। उसके बाद जब pH 8 आएगा तब ये भी लूज कर देगा H प्लस, तब क्या बचेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दैट विल बिकम ज्वेटर आयन। तो pK2 और अगला pK क्या है 3, जब ये लूज करेगा तो इन दोनों के बीच का एवरेज ले लो बस। समझ गया बेटा? हाँ सर। अच्छा, तो एक काम करना, अभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिवाइज करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको रिवाइज करना है और उसका मैं आपको पेपर भेजूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे।